यूपी में किन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और ये सीट्स क्यों खाली हुई, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा प्रोसीजर समझाते हैं। तो यूपी की कौन सी सीट है और क्यों खाली हुई है। सांसद बनने पर अखिलेश यादव ने करहल सीट छोड़ी थी जिस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, और सांसद बनने पर अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट छोड़ी थी, तो इस पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। सांसद अनूप वाल्मीकि ने खैर सीट छोड़ी थी जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो कौन सी सीट क्यों खाली हुई। सांसद बनने पर लालजी वर्मा ने कटेहरी सीट छोड़ी थी जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो वहीं सांसद बनने पर जियाउर रहमान बर्क ने कुंदर की सीट छोड़ी थी जिस पर अब उपचुनाव होंगे। सांसद बनने पर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद सदर सीट छोड़ दी थी जिस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सांसद बनने पर चंदन चौहान ने मीरापुर सीट छोड़ी थी और उस पर भी अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। सांसद बनने पर प्रवीण पटेल ने फूलपुर सीट छोड़ी थी जिस पर अब उपचुनाव होंगे। तो 10 सीटों पर कुल मिलाकर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सांसद बनने पर विनोद कुमार बिंद ने मजवा सीट छोड़ी थी जिस पर अब उपचुनाव होंगे। इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल के बाद सीसामऊ सीट खाली कर दी गई जिस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो यूपी की कौन सी सीट क्यों खाली हुई है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। यूपी के किन 10 सीटों पर दंगल है। मैनपुरी के करहल सीट पर दंगल है। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मैनपुरी के करहल सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं जहां पर यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं और अंबेडकर नगर के कटेहरी सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो ये 10 सीटों पर यहां पर चुनावी दंगल देखने को मिलेगा। मुरादाबाद के कुंदर की सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। अलीगढ़ से खैर सीट पर उपचुनाव होंगे और साथ ही आपको बता दें कि गाजियाबाद सदर, फूलपुर और सीसामऊ में उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो मिर्जापुर के मजवा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो कुल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो यूपी में किन 10 सीटों पर दंगल होने जा रहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और साथ ही आपको बता दें उपचुनावों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और यहां पर तमाम जो 10 सीटें हैं वो खाली हैं जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है जिसको लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां लगातार की जा रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर सांसद बनने के बाद इन सीटों को खाली कर दिया गया जिस पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो उपचुनाव की तैयारियां पार्टियों की ओर से तेज कर दी गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां पार्टियों की ओर से की गई हैं? बिल्कुल, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी या बाकी राजनीतिक दलों की बात करें तो उसमें ज्यादातर वो दल हैं जहां पहले से उनके विधायक जीते हुए थे, यानी विधानसभा पर उनका कब्जा था और वो सांसद हो गए। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्यतः ये पार्टी। अब सीट शेयरिंग की बात करें तो कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी इस बार गठबंधन में नहीं है। 10 सीटों की बात करें फिलहाल, और समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की जीती हुई जो सीटें थी उनको दोबारा उसी सीट पर काबिज होना ये एक बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली, उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा 2027 को लेकर, और ये रुख तय करेगा कि जनता का टेस्ट, जनता का इंटरेस्ट आखिर किस। दूसरी अहम बात, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जिन 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उनमें से 8 सीटें ठीक है, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें से एक सीट पर राष्ट्रीय लोकदल जो घटक दल है एनडीए का और निषाद पार्टी अपना हक मांग रही है। देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों को देती है या फिर बाकी और जो घटक दल चाहे वो बाकी सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो वो 2 सीटें हैं जहां पर आरएलडी जो जिनके विधायक थे जो सांसद हो गए, और निषाद पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके टेरिटरी की पार्टी है, सीट है। तो ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट निषाद पार्टी को और एक राष्ट्रीय लोकदल को देती है। 8 सीटों पर खुद दावा करती है, किस तरह चुनाव लड़ती है। और रणनीति की बात करें तो ताबड़तोड़ रैलियां, दौरे देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा फोकस सेंटर रहेगा।
क्योंकि अयोध्या से सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद की वो सीट पर उनके बेटे अजीत प्रसाद का नाम अभी फिलहाल चल रहा है। वो चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ वरासत दांव पर होगी, समाजवादी पार्टी की जमीन भी दांव पे होगी। अयोध्या में वाकई लोगों का मिजाज बदला और उन्होंने वोट किया या वेव ऑफ मूवमेंट था, ये भी तय हो पाएगा इस चुनाव के नतीजों के बाद। जी अभिषेक, वो कौन सी सीट्स है जो बीजेपी के लिए चैलेंजिंग साबित हो सकती है? बिल्कुल, सीधे तौर पर कहा जाए तो वो सीटें जो सपा सपा के हक में थी, यानी जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक थे, खुद अखिलेश यादव करहल की बात करें या फिर बात करें मिल्कीपुर की सीट से, तो ये वो सीटें हैं जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक सांसद चुन लिए गए और अब वो सीटें समाजवादी पार्टी का गढ़ रहे हैं लंबे समय से। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना ये भी कहीं ना कहीं नाक का सवाल है। और सीधे तौर पर कहा जाए तो बाई इलेक्शन को सरकार का चुनाव कहा जाता है, लेकिन ये पहला मौका है जब कई सालों बाद बसपा भी इस रण में कूदी है और बसपा भी अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। कई चुनावों में जिस तरह बसपा का भी वोट शेयर कम हुआ है, उस वोट शेयर को वापस लाने के लिए तरह तरह की रणनीति में बदलाव बसपा भी करती हुई नजर आ रही है। जी अब बीएसपी की अगर बात करें अभिषेक, तो बीएसपी किस रणनीति के तहत ये उपचुनाव लड़ती नजर आ रही है? बीएसपी की बात करें तो देखिए, पिछले दिनों बीएसपी ने बड़े बदलाव किए। पहले आकाश आनंद को मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया, फिर उनको दरकिनार कर दिया। चुनाव के दौरान उनके कई सारे कार्यक्रम हमने देखे और फिर अचानक से उन्हें साइडलाइन कर दिया। लेकिन ये बात महसूस हुई बसपा को तब जब चंद्रशेखर रावण सांसद बनकर आ गए नगीना की सीट से। बसपा सुप्रीमो मायावती को ये बिल्कुल महसूस हुआ अंदर खाने कि अगर आकाश आनंद उसी तरह फुल वेवलेंथ में काम करते रहते तो चंद्रशेखर रावण की पार्टी इस भूमिका में ना आ पाती। और वही सबसे बड़ा डर है बसपा के लिए भी कि उनका वोट शेयर कहीं से बटे नहीं। जिस वोट शेयर को लेकर उनकी पार्टी आज तक यहाँ चलती आई है, वो वोट शेयर हर एक चुनाव में कम हुआ है और उसके नतीजे सीधे तौर पर बसपा को देखने को मिले हैं। बसपा का विधानसभा में सुपड़ा साफ हुआ और एक विधायक बचे हैं उमाशंकर सिंह रसना सीट से, लोकसभा में खाता तक नहीं खुल पाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ बसपा खुद मेजोरिटी की सरकार बना चुकी है, आज इस हालात तक पहुंची है और यही वजह है कि रणनीतियात्मक फैसले बसपा ने लिए जो बहुत बड़े बदलाव की तरफ थे। चाहे वो अब बड़ी रैलियां छोड़ छोटे छोटे चौपाले करानी हो, आकाश आनंद को जमीनी स्तर पर इंट्रोड्यूस कराना हो, जमीनी कार्यक्रमों से जोड़ना हो और उन जगहों पर जाकर दोबारा से उस काडर वोट को दोबारा सींचने जैसे कार्यक्रम किए जाने हो। तो ये बड़ी बात है कि देखना होगा कि इस बार बसपा का ये जो चेहरा बदला है ये कितना फायदेमंद होता है चुनाव के नतीजों पर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी देने के लिए। तो अब बड़ी खबर का रुख करें।